हेलो एवरीवन, आई होप पेपर्स अच्छे गए आप लोगों के एंड this is once again following the tradition that we've been solving the exam papers on the very same day. We did it for FR as well, and today we are doing it for audit as well. Give me a minute just to check in terms of क्या हाल चाल है आप लोगों के, पेपर आपके कैसे रहे. आई एम श्योर कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा कि शुड आई ऑप्ट आउट, नॉट टू से कि ऑडिट का पेपर आपको ऑप्ट आउट करने के लिए मजबूर कर रहा है. But definitely that being an option available, that question is always there. We'll come to that particular portion after at the end of this particular stream. The objective of this stream is very, very clear that we just have to kind of quickly discuss the November 2020 audit new course paper. Old course के लिए we will do a separate quick analysis on Telegram. This will be specific to the new course is what we are discussing. And मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार प्लीज़ अंदेशा दे दीजिए. एंड शुभम सेज डोंट ऑप्ट आउट. एम आई देयर? Manisha says audit good sir, not good sir. Fast discuss. Thank you for coming live sir. Chalo Manisha, let's see the review. Maybe post the review you might feel that this is becoming in fact जितना सोचा उससे बेहतर गया है. Just to before kind of confirm, मेरी आवाज़ सबको clear आ रही है? I think everything is fine. ओके सो चैट के लिए आपके पास यूट्यूब का चैट अवेलेबल है. आई ऑल्सो हैव द टेलीग्राम चैट अवेलेबल विथ मी हियर. इन केस इफ एनीबडी वांट्स टू पुट अप एनीथिंग देयर, यू कैन एज वेल हैव द ऑप्शन टू डू इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे प्लस अपनी फास्ट की वेबसाइट पे आई हैव शेयर्ड बेसिकली द पेपर विच इज़ फॉर द न्यू कोर्स एज वेल एज द ओल्ड कोर्स. तो आप चाहो तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो. इन एनी केस आई विल बी शोइंग इट हियर. चलिए, तो वीडियो लैग कर रहा है. ओके, सो आई एम वेरी वेरी सॉरी. एक्चुअली आई हैव बीन ट्रैवलिंग. मैं इंदौर का हूँ पर अभी इंदौर में नहीं हूँ. अत्यारे हूँ. आई एम इन अहमदाबाद एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कुड बी दैट आई एम वर्किंग विद लिमिटेड रिसोर्सेज. एफआर का भी रिव्यू मैंने इसी तरह से लिया था. आई वॉज आउट ऑफ होम बट इट वेंट वेल. तो उम्मीद करते हैं ये भी अच्छा जाएगा. चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन. सबसे पहले आई एम श्योर आप लोगों को एमसीक्यू के बारे में जानना होगा. बिफोर वी कम टू दैट, लेट मी टेल यू ये रिव्यू किसको नहीं देखना है और किसे देखना है. ऑल स्टूडेंट्स हु हैव ए given their paper and they are pretty happy in terms of their performance, इसको अभी बंद कर दीजिए. Second, who have some kind of a doubt, want to see, build their confidence up and then only move on, only those are the ones who have to see it. Everybody who has their attempt post November 2021 should definitely look at this and understand what kind of paper was this और इंस्टीट्यूट इसमें कैसे सवाल पूछ रहा है. हमारे पास जो पेपर सामने है वो 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का पेपर है. हमारे पास जो पेपर सामने नहीं है वो आपके एमसीक्यूज हैं. एमसीक्यू आपके टोटल 30 मार्क्स के आए थे. तो लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट द एमसीक्यूज एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माय स्टूडेंट्स, particularly Devansh, who actually had memorized a lot of MCQs, and I have 23 out of the 30 MCQs which were asked in the exams. I'm not going to read out these MCQs. I'm just going to tell you कि pattern किस तरह का रहा था. Before that, a quick input about the paper. So what do you think about the paper? I think this was a paper where you will not have a problem to score a 40 plus 50 plus kind of a mark. But yes, definitely if you want to score high marks, this is not that kind of a paper जिसको दे के आने के बाद आपको अंदर से ऐसा फील लगेगा वाओ फोड़ दिया, बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे. जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसमें बहुत सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे एंड थियोरेटिकल क्वेश्चंस में ऑब्वियसली इट इज नॉट रीजनिंग बेस्ड. आई वाज नॉट से कि इस पेपर का मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाज केस स्टडी और रीजनिंग बेस्ड जैसा इंस्टीट्यूट क्लेम करते आया न्यू कोर्स में. It was primarily more of a theoretical nature. Once we see the questions, you will be surely going to excel fact. 30 मार्क्स के एमसीक्यू कहाँ से आए थे और ओवरऑल पेपर का पैटर्न कहा था. लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्ट. मैंने आपके लिए क्विकली एक ये जिस्ट बना दी है. लेट्स स्टार्ट विद दिस. ओवरऑल एनालिसिस यहाँ पे आपको दिखेगा. एंड एम आई देयर? हेलो hello, check, is the stream working? Just tell me please if everything is fine. I can't see whether the stream is working here.
ठीक है, लैग हो रहा है, ओके। तो आई जस्ट कंटिन्यू विद माय डिस्कशन, मे बी पोस्ट आप लेटर ऑन इसको वहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले इफ़ आई डू दी एनालिसिस, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एनालिसिस में आप देखेंगे साफ साफ यहाँ पे कि टोटल वेटेज इस बार अगर आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट का देखोगे तो आपको लगेगा स्टैंडर्ड ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आए। इनफैक्ट आप देखिए कि देयर वर 7 आउट ऑफ टोटल 19 क्वेश्चंस जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पूछे जाते थे। पेपर का पैटर्न होता है 30 एमसीक्यू, 70 आपके रेगुलर क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव, जिसमें हर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, 5 5 4 14 इंटू 6 क्वेश्चन, एक ऑप्शनल, तो 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक इंटरनल चॉइस मिला के 19 क्वेश्चन, जिसमें से 7 स्टैंडर्ड के। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट देख के लगता है कि ये प्योरली अपने आप में किसका सवाल है, दिस इज प्योरली अ पेपर ऑफ स्टैंडर्ड। लेकिन अगर आप एमसीक्यूज में जाओगे तो यू विल फाइंड एमसीक्यूज में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन वाज स्पेशल ऑडिट। इनफैक्ट एक पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन पीयर रिव्यू का पूछा गया। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद दी एमसीक्यूज। एमसीक्यू में इंटीग्रेटेड केस स्टडी नंबर 1, इनफैक्ट मैंने कुछ नोटिंग कर रखी है यहाँ पे। इंटीग्रेटेड केस स्टडी नंबर 1 वाज विद रिस्पेक्ट टू टैक्स ऑडिट, जिसमें जीएसटी ऑडिट का आई थिंक एक क्वेश्चन था और टैक्स ऑडिट से रिलेटेड कुछ 3 से 4 क्वेश्चंस थे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टूडेंट से जो मेरी बातचीत हुई और जो फीडबैक मुझे मिला, वो सब उन्होंने, मेजॉरिटी ने ये बताया कि हम सीधे क्वेश्चन पढ़ के आंसर सॉल्व करते तो भी हो जाता। देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिडंडेंट डेटा व्हिच वाज गिवन इन द केस स्टडी। तो इनफैक्ट केस स्टडी पढ़े नहीं पढ़े, आप डायरेक्टली क्वेश्चन आके इंटरप्रेट कर सकते हो कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं और जवाब दे सकते हो। मैंने अभी एक ऑडियो नोट भी शेयर किया था अबाउट द पेपर। मैंने कहा था इंस्टीट्यूट बॉम्बार्ड करता है इन्फॉर्मेशन, खास तौर पे इंटीग्रेटेड केस स्टडी, जिसमें इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है जिसको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई काम नहीं आता है। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने हो सकता है टाइम बचाया होगा, अगर स्मार्टली वर्क किया होगा। क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उसमें आई कैन नॉट डेफिनेटली गिव यू द आंसर्स हियर बिकॉज आई रियली डोंट नो इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्टली क्वेश्चन और उसके क्या क्या ऑप्शंस थे, बट आई क्विकली टेल यू। देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन जीएसटी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आईटीसी के डिफरेंस में क्या नेगेटिव का कारण नहीं बनेगा। 269 एसएसटी का क्वेश्चन था कि क्लॉज 31 में रिपोर्ट होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि एक 5-5.5 लाख का पेमेंट था जिसमें से कुछ आरटीजीएस और कुछ कैश था। कॉस्ट ऑडिट डेफिशिएंसी रिपोर्ट करना है या नहीं टैक्स ऑडिटर को, क्लॉज 37 में रिपोर्ट की जाती है। आईसीडीएस का इम्पैक्ट किस में आएगा, तो बेसिकली अदर इनकम और प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में आप आईसीडीएस का इम्पैक्ट देते, और उससे रिलेटेड कई सारे ऑप्शंस दिए गए थे कि क्या प्रिवेल करेगा और आईसीडीएस किसको इफेक्ट करता है। उसके बेसिस पे यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये 4 मेरे पास है। 5वां क्वेश्चन क्या था मुझे पता नहीं है, आई कुड नॉट गैदर दैट फ्रॉम दी स्टूडेंट्स। सेकेंड एमसीक्यू आपका प्योरली पीयर रिव्यू से रिलेटेड था, दैट वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव नहीं आया, लेकिन 10 मार्क का पूरा एमसीक्यू आ गया। वेरी इजी टू डू चैप्टर, और इसमें प्राइमरली टाइमलाइंस होती हैं। और क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन टाइमलाइन, एक लेवल 1 2 3 एंटिटी के क्लासिफिकेशन का था, जिसमें कंपनी की इन्फॉर्मेशन दी थी, आपको क्लासिफाई करना था। देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट क्वालिफाइड असिस्टेंट कौन नहीं हो सकता है। देयर वाज अ क्वेश्चन की टाइम लिमिट रिस्पॉन्ड करने की कितनी होगी, और अलग अलग ऑप्शंस दिए थे कि पीयर रिव्यू की रिपोर्ट आई है तो कितने दिन में, क्वालिफिकेशन है तो कितने दिन में, इस तरह के कुछ सवाल थे। सो दैट इज अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ द इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज के आपके जो क्वेश्चंस थे। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में एक सिविल लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर का क्वेश्चन था। कंपनी का टर्नओवर बड़ा सा है तो उसके लिए सजेस्ट करना था ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में आप क्या कस्टमाइज्ड सजेस्ट करोगे या आप सजेस्ट करोगे। ईओएम और कैम के प्लेसमेंट का एक सजेशन था कि आपको कैम कहाँ या ईओएम कहाँ प्लेस करना चाहिए, जो कि यूजुअली डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस जस्ट अबव और बिलो प्लेस किया जा सकता है। पीएसयू ऑडिट में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर या पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या फंक्शन नहीं होता है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। यूजुअली उनके फंक्शंस होते हैं एक्सपेंडिचर आपने कहाँ किया है, अप्रोप्रिएशन, रीअप्रोप्रिएशन और ऑथराइज लीगली डिस्पर्स्ड अमाउंट है या नहीं। उसके अलावा एक ऑप्शन होगा उसको टिक करना था। इंश्योरेंस कंपनी में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस, जिसमें पूछा गया था कि ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस से रिलेटेड कौन सी चीज़ सही नहीं है। कई सारे एमसीक्यूज में मुझे ऐसा लगा उन्होंने क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, काइंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो मेजॉरिटी में आपको आइडेंटिफाई करना था कि क्या उसका पार्ट नहीं है। पीयर रिव्यू में भी पूछा था कि आपके स्कोप में इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं आती हैं। चलिए, किसी के पास एमसीक्यू का पेपर आ गया, अभिषेक गोयल, ओ माय गॉड, गलती से आप पेपर लेकर आ गए। ठीक है, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चंस प्लीज शेयर करिएगा, दैट विल बेनिफिट। बट आई थिंक अगर इंस्टीट्यूट को रिटर्न करने का ऑप्शन है तो चेक अबाउट दैट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 से रिलेटेड आई वाज एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव तो नहीं आया लेकिन एक छोटा सा 1 मार्क का एमसीक्यू आ गया, बस बात रखने के लिए पूछ लिया शायद उन्होंने। इसमें पर्टिकुलरली उन्होंने कहा था कि कोई एडिशनल डिस्क्लोजर हम देना चाहते हैं और इनमें से कौन से डिस्क्लोजर आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो शेड्यूल 3 में अगर आप देखेंगे तो नेट एसेट्स, प्रॉफिट्स, डिविडेंड, ओसीआई, इनकी इन्फॉर्मेशन, एनसीआई की इन्फॉर्मेशन देते हैं, लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन नहीं देते। शायद वो ऑप्शंस में से एक पर्टिकुलर वो ऑप्शन था। चलिए, तो ये आपके एमसीक्यूज थे। मेरे पास जो टोटल एमसीक्यूज पता पड़े हैं वो 26 आउट ऑफ 30 मुझे पता पड़े हैं ब्रीफली, जिसके बेसिस पे मैंने ये पेपर का पैटर्न दिया है।
अगर अपन स्टार रेटिंग दें यहाँ पे, तो नंबर 1 स्टार किसको दिया जाएगा? तो आई वुड से वंस अगेन स्पेशल ऑडिट इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से आए। सेकंड, एसेज एज वी हैड एक्सपेक्टेड इट, तो एक मैंने एबीसी एनालिसिस शेयर किया था, उसमें वी हैड एक्सपेक्टेड सिमिलर नंबर। हाउएवर कोड ऑफ एथिक्स में आई वाज एक्सपेक्टिंग 15 प्लस का आएगा, बट इट वाज ओनली 12 अनलेस एंड अनटिल उस पर कोई एमसीक्यू है जिसकी जानकारी मुझे नहीं मिली। कंपनी ऑडिट वी वर एक्सपेक्टिंग बिटवीन 20 to 30, सो इट एक्चुअली केम 21 which was on the lower side just because कि एसेस का और स्पेशल ऑडिट का उस सेंस में थोड़ा सा वेटेज बढ़ गया। सो दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ द ओवरऑल एनालिसिस। क्वेश्चंस आपके किस किस चीज़ के ऊपर थे? तो ये सारे क्वेश्चंस अब आपके पास पेपर है तो आप पढ़ लोगे। मैं आपको क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कवर करना था। ठीक है, आई एम नॉट एक्चुअली लुकिंग इनटू दी चार्ट्स टू मच, बट ब्रीफली येस आई एम डेफिनेटली लुकिंग एट इट, एंड डेफिनेटली आई विल बी एट द एंड काइंड ऑफ टेकिंग अप द क्वेश्चंस, बट आई विल बी हियर अ लिटिल क्विक इन टर्म्स ऑफ डिस्कसिंग द क्वेश्चंस। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। ये एनालिसिस सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट जिनके हैं उनको डेफिनेटली काम आएगा। यहाँ पे मैंने कलर कोडिंग कर रखी है, आप देख सकते हो। जो भी ब्लू कलर में दिया है, जो आपको शायद ब्लैक भी दिख रहा हो, वो सब एसेज हैं। पिंक कलर में जो दिया है वो स्पेशल ऑडिट है एंड ऑल दी अदर ऑडिट्स। रेड इज ऑल कंपनी ऑडिट एंड ग्रीन अगर आप देखोगे तो इट इज ऑल एथिक्स। लेट्स जंप ऑन टू द क्वेश्चंस वन आफ्टर दी अदर। चलिए अब मैं क्विकली एक एक करके आपको बता देता हूँ। पहला नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या था? ऐसे 501 एक्सपेक्टेड एबीसी क्लासिफिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैंने दिया था 1, इट इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट अगर हम 31 मार्च पे इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन नहीं कर पाए और किसी दूसरी डेट पे किया तो हमें क्या करना होगा? तो हमें जो बीच के ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे अच्छे से चेक करना पड़ता है, और अगर आप अनेबल टू अटेंड हो तो फिर आपको एक ऑल्टरनेट अटेंड कराना पड़ता है, ऑर्गेनाइज कराना पड़ता है। वो आपने कर दिया है तो आपने सिर्फ एडिशनली क्या करना है, तो वो प्रोसीजर्स आपको लिखना थे। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे 501 इन्वेंट्री काउंट एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन की चेकिंग से रिलेटेड। चलिए कमिंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि पीक्यूआर लिमिटेड के आप ऑडिटर हैं और ये पर्टिकुलर कंपनी क्या कर रही है, एयरलाइन कंपनी है और इसके पास खूब सारा स्टॉक रखा हुआ है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसे 560 से रिलेटेड ये सवाल है। पूछा है कि आपको सब्सिक्वेंट इवेंट का क्या इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना होगा जिससे ट्रू एंड फेयर व्यू अफेक्ट होगा। तो आपको समझना यह है कि इन्वेंट्री को हम एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर व्यू करते हैं, और अगर आपको डाउट है कि इन्वेंट्री आपकी कम प्राइस पे वैल्यू होगी बिकॉज आपकी सेलिबिलिटी पे डाउट है, तो आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कंसिडर करके उसकी जो एनआरवी है, जो कॉस्ट से कम हो सकती है, उसको कंसिडर करना पड़ता है और अकॉर्डिंगली आपको उसका वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट देना पड़ता है। उस पॉइंट पे आपको आंसर लिखना था। चलिए नेक्स्ट आपका जीएसएन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का पर्टिकुलर क्वेश्चन है। इसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर मैप लिमिटेड के लिए अपॉइंट किया गया, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेसिकली आपसे ऐसे 720 से रिलेटेड सवाल था कि आपने कोई एनुअल रिपोर्ट पढ़ी और एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट ने ऐसा कहा है कि मार्केट प्राइस का डाउनवर्ड ट्रेंड है, जबकि जब आपने एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन देखा है तो वो बढ़े हुए हैं, यानी कि द इन्फॉर्मेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो दिस वाज बेसिकली अबाउट मटेरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अदर इन्फॉर्मेशन एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ये आती है तो हम उसे कैसे डील करते हैं, ऐसे 720 बताता है। हम मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे, उसको फर्दर हमारी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट करेंगे, या फिर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनफैक्ट अदर इन्फॉर्मेशन में गलती है तो उसको सही कराएंगे। अदरवाइज इम्प्लीकेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट है तो रिपोर्ट मॉडिफाई, अदरवाइज विड्रॉ करना या ओपिनियन लेना पड़ेगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था, कंपलसरी क्वेश्चन ऑफ लेट आप देखोगे तो मोस्टली देव बीन कमिंग फ्रॉम, यस यू आर राइट, स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड के ही कंपलसरी क्वेश्चन हर टाइम में इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, इस बार भी ऐसा ही हुआ। तीनों ही क्वेश्चन इनफैक्ट स्टैंडर्ड क्या है, कई बार एक क्वेश्चन कंपनी ऑडिट का डालते हैं। वंस अगेन कोड ऑफ एथिक्स का एक अलग से क्वेश्चन नहीं था, अलग अलग क्वेश्चन में उनको बीच में एक एक करके इंट्रोड्यूस किया गया। चलिए नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2A। पीक्यूआर लिमिटेड का आप ऑडिट कर रहे हैं और आपको कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस मिले हैं जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ एंटिटी हैं। आपको बोला गया था कि आपको एग्जांपल्स देने हैं ऐसे सच ट्रांजैक्शंस के, और नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस समझाना है। ऐसे 550 में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे साफ साफ एग्जाम्पल्स ही दिए हुए हैं आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, लाइक सर्कुलर अरेंजमेंट, सेल एंड रीपर्चेज, हैवी डिस्काउंटिंग, विदाउट कंसिडरेशन सर्विस देना, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करना, हैवी इक्विटी ट्रांजैक्शंस एंटर करना। ये सब आपके एग्जाम्पल्स ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, और ये अगर आपको मिलते हैं तो फिर उस केस में ऑडिटर को उनका रैशनली समझना है, मैनेजमेंट से डिस्कस करना है, और उसके डिस्क्लोजर्स अप्रोप्रिएटली आए नहीं वो डिस्कस करना होगा। अगला क्वेश्चन हमारा सेक्शन 132 से रिलेटेड था, विच इज रिलेटिंग टू नफरा, जिसमें प्राइमरली आपको रूल 3 एप्लीकेबिलिटी बतानी थी कि लिस्टेड कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल बोरोइंग्स 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़, इनफैक्ट नेटवर्थ ओके, पेड अप कैपिटल बोरोइंग्स टर्नओवर 500 1000 करोड़, उससे ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं, टू बी लिस्टेड है, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, स्पेसिफाइड कंपनी, स्पेसिफाइड सेट ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिन्हें नोटिफाई करती है, इन सब के ऊपर नफरा के प्रोविजन लगते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना था।
अगला क्वेश्चन स्पेसिफिकली लिखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट से रिलेटेड है, यानी कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा डाइसी था, इनफैक्ट क्वेश्चन का नाम भी सी ए डाइस था। इसमें बोला है कि आपने बैलेंस शीट साइन करी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 विच फेल टू गिव डिस्क्लोजर ऑफ चार्ज क्रिएटेड अगेंस्ट द कंपनी, और बैलेंस शीट की साइज 26 करोड़ है। तो 26 करोड़ के सामने 4 करोड़ का चार्ज सब्सटैंशियल है। इफ यू फेल टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट इन एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद विच यू आर कंसर्न्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, एंड सिंस दे हैव नॉट स्पेसिफिकली मेंशन दैट you are an auditor of that, you just signed the balance sheet, it says. तो आई थिंक कि इसमें शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 5 फेल्स टू डिस्क्लोज मटेरियल मिसस्टेटमेंट और मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच ही नोज कि नहीं डिस्क्लोज करने पे मिसस्टेटमेंट हो सकता है। ये मेरे हिसाब से उसका क्वेश्चन होना चाहिए था। अगर ये चेकिंग से रिलेटेड होता तो फिर हम शायद ग्रॉस नेग्लिजेंस नॉट चेकिंग यानी कि क्लॉज 278 की बात कर सकते थे। चलिए लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। आई एम जस्ट क्विकली काइंड ऑफ कवरिंग अप कि इसमें कौन सा स्टैंडर्ड लगना चाहिए था और उसका ब्रीफ में क्या प्रोविजन होना चाहिए था, नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स। आई हैव डेफिनेटली आल्सो कवर्ड समथिंग कि ये सारी चीज़ें हमारे स्टडी मटेरियल में क्या थी, उसका आंसर कट कॉपी पेस्ट करके आई विल बी अपलोडिंग इट इन द वेबसाइट आफ्टर योर फर्स्ट ग्रुप इज ओवर। आप वहाँ पे देख सकते हो। ऑल दीज थिंग्स वर देयर इन द ड्रोन चार्ट इज वेल एंड ऑल्सो इन द स्टडी मटेरियल, जो हम कहते हैं स्टडी मटेरियल यानी अपना फास्ट का जो मटेरियल होता है। बट दैट इज़ नॉट दी ऑब्जेक्टिव अभी कि मैं आपको बताऊं कि देखो ये वाला क्वेश्चन हमारे इस पेज में, ये वाला इस पेज में, ये इस आंसर में है। वो स्टूडेंट समझता है, उसने दिया है पेपर तो उसको मालूम है कि कौन सी चीज़ अपनी किताब में है या नहीं है। तो इट इज़ ऑब्वियसली देयर इन द बुक्स। द ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये पेपर की क्या चीज़ें थी और इसमें कौन सा रेफरेंस एग्जैक्टली आना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गया हूँ मैं। 3 ये स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिट केस बैंक लिमिटेड का है और आपने देखा है कुछ बोरोअर के अकाउंट रेगुलराइज हो गए हैं बिफोर बैलेंस शीट डेट। एनपीए क्लासिफिकेशन में एडवांसेस जब हम चेक करते हैं बिफोर बैलेंस शीट डेट रेगुलराइजेशन होता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना है, यू हैव टू बेसिकली चेक कि जो पैसा आपके पास आया है वो जेन्युइन सोर्स ऑफ फंड्स आपके पास आए हैं, यानी सोर्स ऑफ फंड्स जेन्युइन है, ये आपको प्राइमरली चेक करना पड़ता है। तो जो बैलेंस शीट डेट के पास रेगुलराइज होते हैं उसके ऊपर आपको ये मुद्दा लिखना पड़ेगा। तो आपको कहा गया था नरेट ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी कैरिड आउट विद स्पेशल फोकस ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस प्रोविजनिंग। तो आपको एक्जैक्टली इसमें ऑडिट प्रोसीजर्स में लिखना होगा कि एनपीए क्लासिफिकेशन में ऑडिटर क्या क्या चीज़ें चेक करता है इन टर्म्स ऑफ रिकवरी। स्पेशल फोकस की ईयर एंड है तो अपने को जेन्युइन सोर्स ऑफ फंड्स चेक करना है और उसकी फिर एज पर एनपीए नॉर्म्स क्लासिफिकेशन सही हुआ है या नहीं। ऑब्वियसली आंसर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, पॉसिबली क्या मैं एनपीए के नॉर्म्स भी लिख सकता हूँ मे बी, बट लगता नहीं है कि उसकी यहाँ पे पर से ज़रूरत है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। CAN has been appointed as auditor of TRP Limited. While conducting audit तो उसने कुछ deficiency internal control के identify किए। आपको determine करना है whether a deficiency or combination of deficiency constitutes a significant deficiency and has to communicate them in writing to charge with governance and management। मेरे हिसाब से ये significant deficiency का usage 315 में भी होता है, 265 में भी होता है। 265 स्पेसिफिकली बात करता है कि व्हेन यू फाइंड अ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल वेदर इट इज सिग्निफिकेंट और नॉट सो दैट इट मेरिट्स अ टाइमली रिटर्न कम्युनिकेशन टू TCWG एंड मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स। वेरी क्विकली फैक्टर्स आर what is the likeliness of repetition of that deficiency, what is the volume of transaction involved, what is the amount involved, whether it is relating to any kind of a fraudulent activity or just a misstatement, what kind of control is it affecting, is it affecting monitoring controls, is it affecting general IT controls। ये चीज़ें डिफाइन करेंगी कि वो सिग्निफिकेंट है। तो मेरे हिसाब से इसमें ऐसे 265 के रेफरेंस के साथ आंसर आना चाहिए था। दैट्स व्हाट माय सबमिशन इज। cool, 265 is what a lot of people also say। साक्षी वीना cool। चलिए कुशल अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जीएसटी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट साइन करी है। यूडन का क्वेश्चन था, कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट लगा हो, जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको और आर्टिकलशिप कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। यूडन इंस्टीट्यूट ने इनफैक्ट 2019 से फरवरी अप्रैल एंड जुलाई बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू योर सर्टिफिकेट्स टैक्स ऑडिट जीएसटी ऑडिट्स एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑल दी अदर डॉक्यूमेंट्स रिस्पेक्टिवली नोटिफाई किया था। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में बोला है कि भैया यूडन में कैसे लिखूंगा, जब ऑनलाइन रिपोर्ट देना है तो वहाँ पे तो कहीं जगह ही नहीं होती है यूडन की। तो ऐसे भी इंस्टीट्यूट का क्लैरिफिकेशन है। आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर अबाउट इट और नॉट, बट येस यूडन आपको हर सर्टिफिकेट पे कंपल्सरीली जनरेट करना है, उसे मेंशन करना है या नहीं। तो अगर आप कोई भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको यूडन जनरेट करके अपने पास रखना होता है। रेगुलेटरी बॉडी या थर्ड पार्टी आपसे डिमांड करेगी तब आपको सप्लाई करना पड़ेगा। तो उस रेफरेंस में आपसे ये सवाल पूछा गया था। इनफैक्ट अगर आप कोड ऑफ एथिक्स 2020 देखेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली यूडन का पूरा नोटिफिकेशन इनकॉर्पोरेट किया गया, उसके प्रोविजंस पूरे डिटेल में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं यूडन से रिलेटेड। आपके ओल्ड कोर्स में दिस वाज जस्ट लाइक अ अपडेशन और अ क्लैरिफिकेशन जिसको अपन उस तरह से पढ़ते थे, विच आई एम श्योर ऑफिस में सबने देखा होगा। चलिए नेक्स्ट
Next, PQ Limited, a listed entity in the business of manufacturing specialty chemicals. CS Jazz CFO है कंपनी का, और उसे कुछ पॉलिसीज और प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट करना है जिससे कि वो नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन डिटेक्ट कर सके। क्योंकि आप यहाँ ऑडिटर नहीं हो और सीएफओ यानी यू आर अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट को क्या नॉन कंप्लायंस प्रिवेंट करने के लिए पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाना चाहिए, ऐसे 250 कहता है। इनफैक्ट मैनेजमेंट को क्या नॉन कंप्लायंस प्रिवेंट करने के लिए पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाना चाहिए, ऐसे 250 कहता है। इनफैक्ट 250 में स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे अपने ड्रोन चार्ट में 250 शुरू होता था, फर्स्ट पार्ट में चीज़ें आती थी कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कोड इंक्लूड कि हम ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना सकते हैं, एम्प्लॉय को कोड ऑफ कंडक्ट समझा सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग दे सकते हैं, एक रजिस्टर बना सकते हैं। वी कैन ऑल्सो बेसिकली क्रिएट अ मैनुअल इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर द स्टैट्यूटरी रजिस्टर जैसी चीज़। वी कैन अपॉइंट अ लीगल एडवाइजर, इंटरनल ऑडिट फंक्शन हो सकता है, मॉनिटरिंग, उस तरह के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आपको ऐसे 250 के रेफरेंस में देना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। ओके, नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट से। तो इस बार अगर आप देखोगे ना तो ऑडिट में इन्होंने क्या किया, कंपनी ऑडिटर वाला पोर्शन एज सच कुछ भी नहीं आया, एक्सेप्ट आई थिंक एक एमसीक्यू आया था सिविल क्रिमिनल लाइबिलिटी किस में आएगी नहीं आएगी, बट उसके अलावा आप देखोगे तो एज सच कंपनी ऑडिटर वाला पोर्शन नहीं आया। कंपनी अकाउंट्स वाला आया, नफरा उन्होंने पूछा, एक शेड्यूल 3 से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछा। इसका मतलब प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स। इनफैक्ट कारो से रिलेटेड भी इन्होंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है। तो कंपनी ऑडिट में उन्होंने हर सेक्शन से प्राइमरली एक एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन उठा लिया। ऑडिटर वाले सेक्शन से पर से इधर तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिखा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली क्वेश्चन था कि आपको कंपोनेंट्स इन्फॉर्म किए मैनेजमेंट ने, आपको चेक करना है कि वो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स इन्फॉर्म किए हैं आपको वो कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करोगे, तो उसका पूरा एक प्रोसीजर होता है कि हम लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स हम चेक कर सकते हैं, वी कैन बेसिकली चेक इन टर्म्स ऑफ द अदर फाइलिंग्स विच वी हैव डन, वहाँ से हमें पता पड़ सकता है हमारे शेयर होल्डिंग, इनफैक्ट जो इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे, जो अग्रीमेंट्स है जॉइंट वेंचर्स अग्रीमेंट्स के, उनके थ्रू। तो वो लिस्ट है, उसके बेसिस पे आपको सिंपल डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन था, इसमें अच्छे मार्क्स आपको प्रैक्टिकली आना चाहिए। नेक्स्ट, एमएम लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 पे खत्म हो गया। 4 लाख पर मंथ हम मार्केटिंग सर्विसेज के लिए पेमेंट कर रहे थे। पार्टनरशिप फर्म है जिसमें डायरेक्टर इज एक्चुअली अ रिलेटेड पार्टी। तो हमारी कंपनी का जो डायरेक्टर है उसका उस कंपनी में 30% प्रॉफिट शेयर है, किसमें, पार्टनरशिप फर्म में, और उसको हम 4 लाख पर मंथ दे रहे थे। और आर्म्स लेंथ प्राइस से लग रहा है ये 1.5 लाख ज़्यादा है। कारों में आपको रिपोर्ट करना है, अगर किसी ने एमटीपी नवंबर 2020 की मैंने डिस्कस रिपोर्ट करना पड़ता है, सेक्शन 177 188 का कंप्लायंस हुआ है नहीं, और रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो डिस्क्लोजर्स देना थे वो दिए हैं या नहीं, उसके रेफरेंस में आपको आंसर साफ साफ पूछा है कारों में आप कैसे रिपोर्ट करोगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है डेफिनेटली कि आर्म्स लेंथ पे ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, मार्केट प्राइस पे नहीं हुआ है, ज़्यादा पे हुआ है, तो डेफिनेटली कारों में हमको इसकी रिपोर्टिंग देना पड़ेगी। एंड 177 188 का कंप्लायंस ऑडिटर चेक करेगा, नॉन कंप्लायंस है तो रिपोर्ट करेगा। उसमें प्राइमरली रिपोर्टिंग दो पार्ट में होती है कि एक तो कंप्लायंस इनफैक्ट ऐसे ट्रांजैक्शन हुए या नहीं, और उनका कंप्लायंस हुआ है नहीं, तो उसके अंतर्गत आपको कारों की रिपोर्टिंग पर से मेंशन करना थी। चलिए, ओके, अमंग सेज लैग हो रहा है, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट टोल्ड आई एम एक्चुअली आउट, नॉट एक्चुअली इन माय होम टाउन, आई हैव जस्ट कैरीड समवेयर एल्स, और मैंने एक टेम्परेरी स्टूडियो बनाया है, वहाँ से मैं ये कर रहा हूँ, थोड़ा सा नेट का इशू हो सकता है, बट प्लीज़ काइंड ऑफ बियर विथ मी फॉर दैट, बट येस आई हैव मेड श्योर कि आई डू द एनालिसिस ऑन द सेम डे। आरुषि बोल रही है बहुत बढ़िया गया पेपर, 65 प्लस की उम्मीद है उसको। शुभम 188 सेक्शन कुछ कह रहा है, उसके बाद मेरे पास भी यहाँ पे चार्ट्स नहीं आ रही हैं। एनीवेज, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन दोस्तों, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5 ए। मैनेजमेंट ऑडिटर हैज टू एनालाइज नेचर एंड कॉजेज ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों ये बिहेवियरल प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, मैंने वॉइस नोट दिया था, उसमें मैंने क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखने उसकी बात की थी, उसमें एक एग्जाम्पल दिया था, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप क्या मैटर्स लिख सकते हो, उससे रिलेटेड ही आ गया ये मैनेजमेंट ऑडिटर की बिहेवियरल प्रॉब्लम है। तो इसमें प्राइमरली इन्होंने ये पूछा है, हाउ विल यू डेमोन्स्ट्रेट एन अराइविंग अ सोल्यूशन। तो बिहेवियरल प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन है उसके दो पार्ट का आंसर होता है, पहले मैं आप बताते हो प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है और उसमें सोल्यूशन होते हैं, सोल्यूशन के 5 पॉइंट्स होते हैं इनफैक्ट अगर आपको ध्यान हो, जिसमें हम प्राइमरली ये सब चीज़ें चेक करते हैं कि भाई एक हमारी अप्रोच क्या हो सकती है, हम पार्टिसिपेटिव अप्रोच रख सकते हैं, हम उनको अपना पर्पस समझा सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि भाई देखो हमारा ऑब्जेक्टिव कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना है, वी आर हियर नॉट टू बेसिकली आइडेंटिफाई एरर्स, ऐसे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको लिखना होता है। ड्रोन चार्ट में आप देखोगे तो इफ आई रिमेंबर करेक्टली मैनेजमेंट ऑडिट में आखिरी में वो राइट साइड में आता था उस पेज में। एनीवेज, मेरी भी थोड़ी सी ऐसी पिक्टोरियल मेमोरी हो गई है, तो आपको वो सारे पॉइंट्स लिखने थे, बिहेवियरल प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। लार्ज साइज एंटिटी है, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, मैंने कहा था कि आप एक, इनफैक्ट जो मैंने एबीसी एनालिसिस दिया था उसमें मैंने कहा था
मेरे हिसाब से ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये कैटेगरी, और उसमें लिमिट बेस्ड जो क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे भी इन्होंने पूछा था कि एनआरसी की आपको रोल और कॉम्पोजिशन बताना है। तो कॉम्पोजिशन क्या होती है, बेसिकली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की कमेटी होती है, बोर्ड इसको कॉन्स्टिट्यूट करती है, मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए, आधे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एसआर इक्विटी शेयर है, स्पेशल राइट इक्विटी शेयर तो 2/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए। रोल क्या होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, अब मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ बट आपको ध्यान होगा, बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपके होते हैं, उसको हम बेसिकली उनका कोड उनकी फंक्शंस रेकमेंड करते हैं। वी कॉन्स्टिट्यूट बेसिकली इवैल्यूएशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पॉलिसी, रेकमेंड करते हैं कौन क्वालिफाइड हैं टू बिकम द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, उनके रिकमेंडेशंस हम देते हैं। एनालिसिस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारा कैसे होगा, उसकी एनालिसिस का हमारा पर्पस होगा, किसको रीअपॉइंट करना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, वो सारे कुछ मुद्दे अपने को मेंशन करना थे। ठीक है, चलिए देन ये आरटीपी का क्वेश्चन है, कोई ऐसा कह रहा है, ओके। Next, Accountants Act 1949 and Schedule. Mr. Vineet, a chartered accountant in practice. So, okay, website का clause 6 का question है। तो clause 6 से related अगर मैं बात करूँ तो again this was also identified as one of the important clauses in the ABC analysis which I shared. तो कोड ऑफ एथिक्स में मुझे लगा था 6-7 हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी आया उसके ऊपर। इन्होंने बोला है वेबसाइट, तो इसमें गलतियाँ क्या क्या थी, एक तो नेम ऑफ क्लाइंट नहीं देते जब तक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं हो, इन्होंने दे दिया, वो गलत है। अट्रैक्टिव फॉर्मेट ठीक है, पर्पल कलर ठीक है। इसके अलावा इन्होंने वेबसाइट की ईमेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर दी, ये पुश मोड माना जाएगा, ये सही नहीं है। इंस्टीट्यूट को इंटीमेट अलग से नहीं करना पड़ता है, जो एनुअल पर्टिकुलर ऑफ फॉर्म्स जाता है उसमें आपको वेबसाइट का एड्रेस देना पड़ता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट, विपिन हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ आईजी इंश्योरेंस कंपनी 3 ऑफ इट्स ब्रांचेस। बोलने को इंश्योरेंस था, देख के लग रहा था इंश्योरेंस कंपनी का है, पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और ही हो गया आखिरी में। इनफैक्ट मैंने अपने ऑडियो नोट में जो क्वेश्चन आंसर्स किए थे उसमें एक पॉइंट बोला था, रीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। कई बार होता है क्वेश्चन बात करता है से फॉर एग्जाम्पल की ऑडिट मैटर या कंसोलिडेशन की, और आखिरी में क्वेश्चन होता है प्रिंसिपल ब्रांच ऑडिटर का। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आखिरी में इन्होंने पूछा है कि हम ट्रेडिशनल मैनुअल अप्रोच ऑडिटिंग की फॉलो करना चाह रहे हैं, एंड वी आर नॉट इंटेंडिंग टू फॉलो द गोइंग चेकिंग इट थ्रू द कंप्यूटर। आई पर्टिकुलरली फील, मुझे आईपीसीसी इंटर की दिनों की याद दिलाती, ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर, ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर। ये अराउंड करना चाह रहा है तो हम लिखेंगे भाई ऑडिट के ऑब्जेक्टिव दोनों ही अप्रोच में सेम होते हैं। हमारा उद्देश्य होता है बेसिकली सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करके ओपिनियन देना। उस एंगल से क्वेश्चन आएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वाज अ स्टूडेंट, आई वुड हैव ऑप्टेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड नॉट दिस पार्ट। ये ऑप्शन में था क्वेश्चन एज सच, तो better to be avoided. That's my personal recommendation. Anyways, next देखते हैं, CA Nadar is conducting start audit of RHL non-banking financial company. It has branches in various parts of India. The company is with a focus on housing finance as outstanding non-convertible debentures. और इस पर्टिकुलर तो क्वेश्चन बेसिकली एनबीएफसी ऑडिट से रिलेटेड था, डिपॉजिट से रिलेटेड है। कंपनी की क्रेडिट रेटिंग डिग्रेड हो गई है, तो आपको डिपॉजिट्स के मोबिलाइजेशन पे क्या चेक करना है। आप ड्रोन चार्ट देखोगे तो अपना ड्रोन चार्ट में कुछ ऐसे स्पेसिफिक आप देखोगे तो 3x4 ऐसे पॉइंट्स दिए हुए थे। पब्लिक डिपॉजिट के मोबिलाइजेशन में क्या चेक करना होता है, बेसिकली तो हम चेक करते हैं क्रेडिट रेटिंग लिया, उसके बेसिस पे आपने डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑफर किए हैं, वो विद इन द लिमिट्स हैं, उसके रिटर्न्स आपने फिल किए हैं, फाइल किए हैं, जो आपके क्वार्टरली रिटर्न्स होते हैं वो टाइमली फाइल किए गए हैं, उसके बेसिस पे आपने बोर्ड का रिजोल्यूशन पास किया अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हुआ करते थे। और स्पेसिफिकली यहाँ बोला है कि रेटिंग डाउन हुई है, तो पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू डाउन रेटिंग, यानी उसको आपको स्पेसिफाई करना है, बट ऐसा नहीं है सिर्फ उसी के बारे में लिखना है। तो आप वहाँ पे लिखेंगे कि क्रेडिट रेटिंग थ्रू आउट मेंटेन होना चाहिए, कभी भी क्रेडिट रेटिंग अगर डिग्रेड होती है तो हमारी जिम्मेदारी है हमें मैच करना है, नहीं तो हमें रिफंड करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, इन कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ क्विक लिमिटेड यू सस्पेक्ट दैट मैनेजमेंट हैज मेड मिसस्टेटमेंट intentionally to deceive the users and to succumb the pressures to meet the market expectation. Elucidate how fraudulent financial reporting may be accomplished and also discuss the techniques of committing fraud by management overriding control. ये क्वेश्चन दोस्तों ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है। इनफैक्ट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी जो क्वेश्चन बैंक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक में आई विल जस्ट लाइक टू कम टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वंस आई हैड इनफैक्ट टेकन दिस आउट। ओके, तो ये प्रैक्टिस मैनुअल में देखो, ये सिमिलर क्वेश्चन है आपका। ए लिमिटेड सस्पेक्ट कर रहा है मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा है, उसके सोर्सेज बताइए। और ये सोर्सेज हैं, और मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल्स की टेक्निक्स के थ्रू क्या क्या फ्रॉड्स कर सकता है, ये बेसिकली उससे रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट मिसिंग आउट ऑन द इंक ऑफ दिस पर्टिकुलर पेन, सो आई एम नॉट यूजिंग दिस। तो आपको प्राइमरली सोर्स में फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आप कर सकते हो, मैनिपुलेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट, और आप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, इनफैक्ट मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल के थ्रू कैसे फ्रॉड कर सकता है मैनेजमेंट। तो बेसिकली जनरली आप जानते हो फिक्टिशियस एंट्रीज पास करी जा सकती है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, टैक्स हेवन्स में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, फिजिकल असेट्स को स्टील कर सकते हैं, ये सब तरह के वहाँ पे एग्जांपल्स हैं। एग्जैक्टली मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो पूरा आंसर आना चाहिए था। इसमें कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, डेफिनेटली ऐसे
240 फ्रॉड से रिलेटेड पर्टिकुलर एस्पेक्ट का क्वेश्चन है, एंड दैट वाज आल्सो आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स इन आर एबीसी एनालिसिस। हालांकि एबीसी एनालिसिस में मैंने 315 भी इस बार सोचा था इंपॉर्टेंट होगा, बट पर से उसके ऊपर इसमें क्वेश्चन यहाँ तो नहीं आया। ओल्ड कोर्स में ज़रूर 315 का सवाल पूछा उन्होंने। नेक्स्ट, रोबो हैज़ बीन ऑडिटेड अपॉइंटेड एज फॉरेंसिक ऑडिटर। बहुत समय से आया नहीं था फॉरेंसिक ऑडिट का क्वेश्चन, इस बार आ गया। और इन्होंने पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा है, तो आपको बोला है कि ये स्टकअप हो गई है। अच्छा, रोबो लड़की है, पहली बार बड़ा ऐसा भी नाम लड़कियों का होता है। सो शी वॉज स्टकअप इन टू हाउ टू प्रोसीड फर्दर, और हिडन पैटर्न्स इन इन्फॉर्मेशन निकालना है। तो उसकी आपकी टेक्निक्स होती है अलग अलग तरह की डेटा माइनिंग की, जिसमें आप वो तरह की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। आई जस्ट केप्ट दिस ओपन फॉर यू। सो फॉरेंसिक ऑडिट का हमारा ये जो ड्रोन चार्ट है उसके अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर द टेक्निक्स विच यूल हैव टू काइंड ऑफ मेंशन, कि हम स्टैटिस्टिकल मेथडिकल टेक्निक्स लगा सकते हैं, कैट्स लगा सकते हैं, जनरल ऑडिट टेक्निक, ट्रेंड एनालिसिस, ये सारी टेक्निक्स एग्जैक्टली यहाँ पे आना चाहिए थी। चलिए, तो ये दो में कुछ कंफ्यूजन होता है कई बार स्टूडेंट को, तो आई जस्ट शोड दीज कि इसमें एग्जैक्टली क्या आंसर आना चाहिए, एंड दैट्स अबाउट इट। आई थिंक वी आर डन विद आर क्विक डिस्कशन। ओवरऑल आपके पास ये एनालिसिस है, मैंने कौन सा क्वेश्चन किस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड था, उसमें क्या चीज़ कवर करना थी, वो सारी चीज़ें, और ओवरऑल मार्किंग क्या है। दिस विल गिव अ फेयर आइडिया टू स्टूडेंट्स ए who have their attempts later on in terms of how is the paper where they can focus upon. B, जिन्होंने अभी एग्जाम्स दिए, they'll give some idea in terms of कि पेपर में एग्जैक्टली क्या होना चाहिए था. C, my inputs or take on the paper. 1, a lot of theoretical questions, so not the one paper जिसको देने के आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि फोड़ दिया या बहुत सारे मार्क्स आएंगे, आपको लगेगा कि ठीक है, दिस वाज काइंड ऑफ एन ओके काइंड ऑफ अ पेपर, नॉट दैट कि मुझे चीज़ें नहीं आती थी, आई न्यू, but obviously lot of theory to be written. So theory mein in terms of how much marks will I get purely depends on how the checking of the institute would be. MCQ portion, integrated MCQ, very poor quality I would say, because दो चैप्टर उठा के पूरे उससे पूछ लिए उन्होंने, और कोई इंटीग्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं थी, इट वाज जस्ट बनाने के लिए कहानी बना दी और उसके बाद क्वेश्चंस दे दिए। इंडिपेंडेंट MCQs वाज अ गुड वेराइटी, वेरियस एस्पेक्ट से उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में एसेज का मेजर पोर्शन पूछा गया। आप अगर एसेज में देखेंगे सीरीज में, तो यू विल फाइंड दैट मेजॉरिटी ऑफ योर क्वेश्चंस वर कमिंग फ्रॉम द 500 सीरीज, देयर वर 500 एंड 200 सीरीज। जो अगर आप देखोगे मेरे एबीसी एनालिसिस में, तो आई काइंड ऑफ सेट कि 500 एंड 700 इज समथिंग विच आई फील इंपॉर्टेंट, और 200 में स्पेसिफिकली मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है 200, 240, दीज आर 299 जॉइंट ऑडिटर वाज, आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग, उस पर नहीं आया। बट देन उससे रिलेटेड दूसरे आपको, इनफैक्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 240 आपको डेफिनेटली देखने को मिला। 265 वॉज समथिंग जो इंस्टीट्यूट कभी पूछता नहीं है, बट इस बार पूछा तो वो काफ़ी डिफरेंट था। 720 प्रीवियस एडम में भी आया था, दे हैव रिपीटेड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो इस बार 720 वापस से आया। 501 रेगुलरली पूछते हैं। 560 में एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि कोविड रिलेटेड चीज़ें थी, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स का क्वेश्चन आएगा, और वो कंपलसरी में सेकंड क्वेश्चन आया। रिलेटेड पार्टी का इन्होंने इस बार सवाल पूछा, तो ये सब अपन ने डिस्कस कर ही लिया इनफैक्ट, तो प्राइमरली आपके ये सारे स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ओवरऑल चलिए, आई होप कि आप लोगों के पेपर्स अच्छे रहे होंगे, and wish you all the very best for your next set of papers. And obviously the again sometimes few students say कि सर ये analysis same day पे मत दिया करो, इसलिए मैंने शुरू में ही बोल दिया था, if you are confident about this paper, just kind of chuck it off and don't see it. The reason I give this is primarily I've just shared it in all my videos once again. A lot of students do have that fear कि यार मैंने बहुत अच्छा नहीं किया है। जो अच्छा करता है स्टूडेंट, जिसकी पढ़ाई अच्छी होती है, और खासतौर पे इस तरह के पेपर में जो थियोरेटिकल होते हैं, एनालिसिस देखने के बाद उनको लगता है बेहतर है। पलक अग्रवाल के साथ ऐसा हुआ था, शी वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, बट फाइनली उसको लगा कि यार पेपर डिस्कस करने के बाद कि उसने बहुत अच्छा किया है। शी टॉप्ड ऑल इंडिया एंड शी गॉट द बेस्ट पेपर अवार्ड फॉर ऑडिट। दैट वाज वन। एंड सेकंड, आई ऑल्सो पर्सनली फील जिनके अटैम्प्ट्स अभी नहीं है, उनको आज का अखबार आज पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए क्या पेपर आया, कैसा उसका एनालिसिस है, क्या पैटर्न है, क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सो दैट इन दैट सेंस दे कैन काइंड ऑफ प्लान फॉर दैट प्रिपरेशन। मैंने जो एबीसी एनालिसिस दिया था, टू व्हाट एक्सटेंट डिड इट फिट in terms of the overall markings? If I say, I would say yes, the overall marking and what we expected was similar. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा वेटेज एसेज का आया, कम वेटेज स्पेशल ऑडिट का। एमसीक्यू में स्पेशल ऑडिट ज़्यादा हो गए, ऑब्वियसली एसेज रिलेटिवली कम हो गए। एथिक्स में बहुत ही प्लेन क्वेश्चंस पूछे गए थे, 3 डायरेक्ट, आई डोंट थिंक उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू था। दिस इज ऑल अबाउट एवरीथिंग विच आई कुड काइंड ऑफ रेफर। यूडन में आपका रेफरेंस क्या होगा? नोटिफिकेशन वाला। तो आइडियली क्लॉज 1 पार्ट 2 शेड्यूल 2 के अंतर्गत आपको लिखना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट की कोई भी गाइडलाइन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स है, इनफैक्ट एक्ट के प्रोविजंस है, तो आपको फॉलो करना चाहिए, मेरे हिसाब से वो रेफरेंस जाना चाहिए। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ डिस्कशन करके, आई होप आपको यूजफुल लगा होगा ये डिस्कशन, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी आपको डिस्कशन करने के लिए मुद्दा है तो टेलीग्राम चैनल पे चैट दे दीजिए, वहाँ पे अपन डिस्कस कर लेंगे। एंड टेलीग्राम का हमारा सार्थक जैन सी है, इनफैक्ट आप सर्च करोगे तो यूल फाइंड, इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी जॉइन द ग्रुप।
एंड होप यू हैव ऑल योर एग्जाम्स गोइंग ऑन वेल, और आगे की भी अच्छी जाएंगी, आपको ऑप्ट आउट ना करना पड़े। चलिए, जैन अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ मेरे पास बातें हैं, और आगे के अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए कुछ बातें हैं जो मैं सेपरेटली